सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने कबीर एग्जाम के डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है संदीप कुमार। उम्मीद करूंगा कि सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर आप पढ़ाई कर रहे होंगे। आज 16वीं क्लास के साथ कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2023 के लिए 5000 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज में मैं आपके साथ हाजिर हूं। तो जितने साथी जुड़े हैं प्लीज क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दिया करें क्लास को, जिससे हम थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड करवाते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीवन में बढ़ते रहिए आगे और हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मूंगफली में बीज रहित फलों का निर्माण किसकी कमी के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। मूंगफली के अंदर आपको यह भी बताना है क्वेश्चन साथ में कि मूंगफली के दाने यदि बीज रहित होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है। होलो हार्ट बोला जाता है या फिर कुछ और बोला जाता है। होलो हार्ट का मैं आपको बता दूं, आपको यह बताना है कि मूंगफली के अंदर यदि दाने नहीं बनते तो उसको क्या बोला जाता है। होलो हार्ट में बताते हैं तो मूंगफली के दाने के अंदर का भाग यदि थोड़ा थोथा है या खोखला है तो उसको होलो हार्ट बोला जाता है। बहरहाल क्वेश्चन आपके लिए पेश है कि मूंगफली में बीज रहित फलों का निर्माण किसकी कमी के कारण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए ये क्वेश्चन कि किसकी कमी के कारण होता है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए आपके लिए कैल्शियम दिया हुआ है, ऑप्शन बी बोरोन दिया हुआ है। तो जो मूंगफली के अंदर जो बीज रहित फल बनते हैं वो कैल्शियम की कमी के कारण बनते हैं। किसकी कमी के कारण बनते हैं सर कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन एक नंबर यहां पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। और बोरोन की कमी के कारण क्या हो जाता है, होलो हार्ट हो जाता है। मैंने आपको अभी बताया होलो हार्ट। होलो हार्ट बोरोन की कमी से हो जाता है। इसमें क्या होता है, मूंगफली के दाने का अंदर भाग खोखला रहता है। मूंगफली के दाने का जो अंदर वाला भाग होता है वो क्या होता है, खोखला होता है। मूंगफली के दाने के अंदर का भाग खोखला या जिसको थोथा बोल सकते हैं। मूंगफली का दाना जो है वो अंदर से बीच में से थोथा है तो वो बोरोन की कमी का लक्षण सामान्यता माना जाता है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्न में से खीरा की किस्म नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि खीरा की किस्म निम्न में से कौन सी है, कौन सी नहीं है। दुर्गापुरा मधु, दुर्गापुरा मीठा, पूसा कुल्फी, पंजाब देसी, पूसा संयोग। तो सर खीरे की किस्म है, ठीक है। और अगर अपने बात करें पूसा देसी तो ये किसकी किस्म रहती है, पूसा देसी आपके मूली की किस्म रहती है, ठीक है। पूसा कुल्फी होती है वो सफेद गाजर की किस्म है। किसकी, सफेद गाजर की किस्म। पूसा कुल्फी की यदि अपने बात करें तो सफेद गाजर की किस्म है। दुर्गापुरा मधु और दुर्गापुरा मीठा की बात करें तो ये दोनों ही वैरायटियां, अगर मीठे की बात करते हैं तो जो मधु होता है वो आपका होता है खरबूजा, ठीक है। खरबूजा, दुर्गापुरा मधु खरबूजे की होती है और दुर्गापुरा मीठा होती है वो तरबूज की वैरायटी रहती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। तो क्वेश्चन है निम्न में से खीरे की किस्म कौन सी है। तो पूसा संयोग है वो खीरे की है, पूसा देसी वो मूली की है, एक पंजाब देसी किस्म और है, आप कंफ्यूज ना हो इसमें, एक वैरायटी और है पंजाब देसी। तो ये एक संतरे की किस्म रहती है प्यारे साथियों, याद रखिएगा। किसकी किस्म रहती है सर ये संतरे की किस्म रहती है। आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रहेगी। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि काबुली चने में आर इंटू आर कितना रखते हैं। कतार से कतार की दूरी या रो इंटू रो कितना रखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अपने चने में आर इंटू पी का अध्ययन करते हैं कि कितना रखा जाता है। दो प्रकार के चने सिंपली आपके होते हैं। कौन कौन से चने होते हैं सर, दो प्रकार के। एक तो होता है आपका देसी चना और एक चना जो होता है जिसको आप काबुली चना बोलते हो। कौन सा चना बोलते हो सर, काबुली चना बोलते हैं ना। एक तो देसी चना और दूसरा काबुली चना, ठीक है। अब अगर अपने बात करें देसी चने में बीज दर जो होती है वो कितनी रखी जाती है, 70 से लेकर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखी जाती है। और काबुली चने का बीज बड़ा होता है तो कितनी बीज दर रखी जाती है, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर रखी जाती है काबुली चने में। देसी चने में आर इंटू पी की बात करें तो 30 इंटू 10 रखते हैं। और जबकि
काबुली चने में R इंटू पी की बात करें तो कितना 45 इंटू 15 रखते हैं। बहरहाल क्वेश्चन थोड़ा सा और उसने डेप्थ में जाके पूछा, उसने पूछा R इंटू आर कितना रखते हैं, तो 45 इंटू 45 रखते हैं R इंटू, और P इंटू पी कितना रखते हैं 15 इंटू 15 रखते हैं। काबुली चने की बात करें तो यहां पर ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। 45 सेंटीमीटर, कतार से कतार की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है गरीब आदमी का संतरा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती आपके 2019 में प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को पूछा गया था। कब पूछा गया था सर? एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती आपके जो 2019 3 मार्च 2019 को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, गरीब आदमी का संतरा किसे कहते हैं। ठीक है, तो गरीब की जिनसेंग किसे कहा जाता है, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि गरीब की जिनसेंग कहा जाता है गाजर को। जिनसेंग एक ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में अपने होने वाली एक औषधि है जिसके अंदर गाजर के सिमिलर गुण पाए जाते हैं। वो मेनली आंखों के लिए अच्छा है। जो जिनसेंग होता है यौन रोगों के लिए बढ़िया है, विटामिन वगैरह की काफी अच्छी मात्रा पाई जाती है, तो उसको सिमिलर गुणों में काउंट करते हुए गाजर को भी गरीब आदमी की जिनसेंग बोला जाता है। और गरीब की सब्जी किसे बोला जाता है, या गरीब का दोस्त अगर अपने बात करें, गरीब का दोस्त, गरीब का दोस्त कौन है सर? आलू। टमाटर है गरीब का संतरा। गरीब का संतरा किसे कहते हैं सर? टमाटर को। अश्वगंधा वाला भी पूछा था उपनाम के तौर पर, विंटर चेरी बोला जाता है अश्वगंधा को, विंटर चेरी बोला जाता है, विंटर चेरी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे गरीब आदमी का संतरा किसे बोला जाता है? टमाटर को। 2 नंबर जवाब बिल्कुल सही रहेगा। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक अमरूद का उत्पादन होता है? तो अमरूद का उत्पादन वैसे बात करें तो कहां पर होता है? भारत में। भारत में महाराष्ट्र में होता है। कहां पर? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में कौन सी वैरायटी का सबसे ज्यादा होता है? आपके L49 को ज्यादा उगाया जाता है महाराष्ट्र में। और सामान्यतः अगर देखें सबसे ज्यादा जिसका उगाया जाता है वो वैरायटी है इलाहाबाद सफेदा। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली वैरायटी L49, जिसको लखनऊ 49 भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लखनऊ 49। इसका दूसरा नाम है सरदार अमरूद। ये भी आप याद रखिएगा, सरदार अमरूद। राजस्थान में सवाई माधोपुर में सबसे ज्यादा अपने अमरूद का उत्पादन होता है। आगे वाला क्वेश्चन है मुर्गी का सामान्य तापमान कितना होता है? 38.5 डिग्री सेल्सियस या 101.5 डिग्री फारेनहाइट। कौन सा जवाब यहाँ पे आपका सही रहेगा? ऑप्शन बी 39 डिग्री सेल्सियस, सी 41.7 डिग्री सेल्सियस, और डी है 34 से 37 डिग्री सेल्सियस। कौन सा जवाब आपका यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट सही रहने वाला है? चलिए देखते हैं। तो मैं थोड़ा सा स्क्रीन से हट जाता हूं ताकि आपको बोर्ड पर लिखी गई सारी चीजें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे। चलिए अब अपने यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर अपने देखें कि मुर्गी का जो तापमान यहां पर पूछा है, तो पहला ऑप्शन 38.5 दिया हुआ है, ये गाय व भैंस का होता है प्यारे साथियों। किसका होता है? गाय व भैंस का। गाय व भैंस के शरीर का सामान्य तापमान 38.5 डिग्री होता है। भेड़ व बकरी का 39 डिग्री होता है। आगे फारेनहाइट में दिया, ये भी आपको याद रखना है। भेड़ व बकरी, भेड़ व बकरी की बात करें तो इतना होता है। मुर्गी की बात करें तो 41.7 डिग्री या 107 डिग्री फारेनहाइट है, वो मुर्गी का होता है। लास्ट वाला दिया आपका 34 से 37 डिग्री या 93.2 98.6 फारेनहाइट, तो ये होता है आपके ऊंट का जो तापमान होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। यदि आपको एक सिंपल ट्रिक बता देता हूं मैं, यदि आपको सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, डिग्री फारेनहाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो आप इसके लिए एक सिंपली सूत्र अप्लाई कर सकते हो। सेंटीग्रेड इंटू 9/5 प्लस 32 इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, अगर आपको सेंटीग्रेड को फारेनहाइट में चेंज करना है तो ये सूत्र आप अप्लाई करके भी ज्ञात कर सकते हो। बहरहाल आपका 261 नंबर का जो जवाब है वो सी जवाब बिल्कुल सही है। भेड़ में मेटिंग की क्रिया क्या कहलाती है? देखिए, भेड़ में यदि मेटिंग की क्रिया या सेक्स की क्रिया की बात करें तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है।
भेड़ में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है? टपिंग बोला जाता है, कवरिंग या कपलिंग या सर्विंग। तो कल भी ये वाली क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था, आज वाली क्लास में भी इसको करते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपसे एग्जाम में। तो सबसे पहले अपने देखते हैं सर्विंग, तो बकरी, गाय और भैंस में, ठीक है, बकरी, गाय और भैंस में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसे क्या बोलते हैं? सर्विंग बोलते हैं। टपिंग जो होता है वो भेड़ में होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? टपिंग। और कवरिंग मैंने आपको बताया किसमें भाई? घोड़े में। और कपलिंग की यदि बात करें तो ये सुअर में जो मेटिंग की क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं? कपलिंग। और लखाना मैंने आपको कल बताया था, लखाना, लखाना ऊंट में मेटिंग की क्रिया होती है। जवाब आपका कौन सा सही रहेगा? बी बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भेड़ में मध्य चक्कर की अवधि कितने दिन की होती है? दो चीजें होती है बेटा, एक तो होता है मध्य चक्कर और दूसरा होता है आपका मध्यकाल। दो चीजें होती है, एक तो होता है मध्य चक्कर और दूसरा जो होता है आपका वो होता है मध्यकाल। दो चीजें आपके सामने, ठीक है। अब देखिए मध्य चक्कर किसे कहते हैं? एक बार यदि कोई पशु हीट में आया, एक बार पशु एक बार पशु हीट में आने के बाद दूसरी बार हीट में जब आता है तो जो बीच का साइकिल होता है उसे मध्य चक्कर कहते हैं। एक बार पशु हीट में आने के बाद दूसरी बार हीट में आने के मध्य का जो समय होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे मध्य चक्कर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसे? मध्य चक्कर बोला जाता है। और ये मध्यकाल जो है, ये मध्य चक्कर जो होता है मध्यकाल में, जो ये मध्य है वो कितने टाइम तक वो हीट में रहती है, ठीक है, कितने समय तक रहती है, उसे क्या बोला जाता है प्यारे साथियों? मध्यकाल बोला जाता है। यानी कि कोई पशु हीट में आया तो वो कितनी देर तक हीट में रहता है? 24 घंटे, 48 घंटे। तो उस काल को क्या बोलते हैं अपने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, मध्यकाल बोलते हैं। और पशु को मध्यकाल के अंतिम घंटों में गर्भित करवाना सर्वोत्तम रहता है, ये भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन ये पूछा आपसे कि भेड़ में मध्य चक्कर की अवधि कितने दिन की होती है, ठीक है। तो यदि मध्य चक्कर की बात करें तो गाय व भैंस में तो 21 दिन की होती है सर। किसमें? गाय और भैंस में। गाय और भैंस में तो 21 दिन की होती है। 18 दिन की बात करें तो सर ये आपके बकरी के अंदर मध्य चक्कर होता है 18 दिनों का। 16 दिन की बात करें तो सर ये आपके भेड़ में होता है। और 14 दिन की बात करें तो सर ये आपके ऊंट में होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से, भेड़ वाला उसने पूछा है। तो आपके 16 दिन, ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। गेहूं की बोनी किस्मों को कितनी गहराई पर बोया जाता है? अगर गेहूं की बोनी किस्मों को कितनी गहराई पर बोए जानने की यदि अपने चर्चा करें कि सर कितनी गहराई पर इसको क्या है बोया जाता है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण आपको फ्रेम ड्रॉप्स देखने के लिए मिल सकते हैं, आप थोड़ा कॉर्पोरेट करें। मेरा भी आज थोड़ा सा सुबह से स्वास्थ्य खराब है, तो आप कोशिश करें कॉर्पोरेट करने की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, गेहूं की बोनी किस्मों की बीज की गहराई जो है वो कितनी रखी जाती है, ये क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है। तो चलिए मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूं कि आपको बोर्ड पर लिखी गई सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे। गेहूं की बोनी किस्मों की यदि अपने बात करें, गेहूं की जनरली किस बोनी किस्मों की बात करें, गेहूं की बोनी किस्मों में जो बीज दर रखते हैं वो 4 से 5 रखी जाती है। कितनी रखी जाती है? 4 से 5। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल आपका एग्जैक्ट सही रहने वाला है। ओके सर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चावल की लेही ऑक्सीकरण परत की मोटाई कितनी होती है? असिस्टेंट एग्रीकल्चर भर्ती 2011 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ऐसा वैसा नहीं है, पेश है आपकी खिदमत में बहुत ही मजेदार लाजवाब क्वेश्चन। चावल की लेही ऑक्सीकरण परत की मोटाई कितनी होती है? जब चावल में पडलिंग करते हैं ना, पडलिंग करते हैं, जब उसमें पानी लगा के ट्रैक्टर और हल कल्टीवेटर चलाते हैं, वो गारा बनाते हैं, वो कादा टाइप बनाते हैं, तो उसके ऊपर उससे क्या होता है, एक लेही का निर्माण होता है। ऊपर वाली परत होती है ना, वो उससे एक ऑक्सीकरण परत का निर्माण होता है। उस परत की मोटाई पूछिए कि वो कितने सेंटीमीटर तक होती है। चलिए, ये क्वेश्चन आपसे है तो आप बताएंगे कि सर वो कितनी होती है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, चावल की लेही परत की ऑक्सीकरण की 1 से 10 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर आपके 20 से 25 सेंटीमीटर कितनी रहने वाली है? देखिए, पटलिंग को मैंने आपको बता ही दिया कि ऊपर जैसे गारा बनाते हैं ना, तो नीचे वाली परत क्या होती है? अपचयित परत होती है, जिसको अमोनियम अपचयित क्षेत्र भी बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना। 1 से 10 सेंटीमीटर जो होती है ऊपर वाली परत, उसको ऑक्सीकृत परत बोला जाता है, और नीचे वाली जो परत होती है उसमें अमोनिया का अपचयन होता है, इसलिए उसे अमोनियम अपचयित क्षेत्र भी बोला जाता है। ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जितने साथी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। और आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि जितने भी क्वेश्चन अभी आपको करवाया हैं, इनकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से। कबीर एग्जाम एप्लीकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी ऐप का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको डेली जितने यूट्यूब पर करवाए जाते हैं उन सभी क्वेश्चनों का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप टेस्ट भी दे सकते हैं। एंजॉय कीजिए, कल फिर मिलेंगे इसी उत्साह और एनर्जी के साथ, और जल्द ही आपके लिए लेकर आ रहे हैं मॉडल पेपर। डेली आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के कंप्लीट कोर्स का एक मॉडल पेपर प्रोवाइड करवाएंगे।